इमेजिन कीजिए इस पूरी दुनिया का अंत। एक अपोकलिप्टिक सिनेरियो। हाँ, एक अपोकलिप्टिक सिनेरियो। दिमाग में सबसे पहली छवि क्या आती है? शायद आसमान से गिरता हुआ कोई मैसिव एस्ट्रॉइड, या फिर कोई भयानक न्यूक्लियर वॉर, है ना? करेक्ट। या कोई ग्लोबल सुपर वोल्केनो। सही बात है, लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस दुनिया के खत्म होने का अल्टीमेट काउंटडाउन, यानी कयामत की उल्टी गिनती, किसी एक्सप्लोजन से नहीं जुड़ी है? तो किस चीज से जुड़ी है? एक बिल्कुल आम से, ऑर्डिनरी से दिखने वाले कीड़े से। अरे वाह! हाँ, एक हार्मलेस सा ग्रास हॉपर, या जिसे हम टिड्डी और इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं। सुनने में वाकई किसी साइ-फाई मूवी का प्लॉट लगता है। इसमें टिड्डी को सिर्फ एक खेती बर्बाद करने वाले पेस्ट के रूप में नहीं देखा गया है। तो कैसा देखा गया है? सोर्स ने कुरान और हदीस के हवाले से इसे एक इकोलॉजिकल टाइमर के रूप में पेश किया है। एक इकोलॉजिकल टाइमर? ये टर्म सुनने में बहुत हैवी लगते हैं। हाँ, और देखिए, इस डीप डाइव का मोटिव किसी रिलीजन की साइड लेना या किसी बिलीफ सिस्टम को प्रमोट करना नहीं है। सही बात है। हम बस इस सोर्स मटेरियल में जो ऐतिहासिक और थियोलॉजिकल क्लेम्स हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिवली डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब हम कयामत और तिद्दी को एक ही फ्रेम में रखते हैं तो शुरुआत में माइंड डिस्कनेक्शन को रिजेक्ट करता है। हाँ, क्योंकि इनका आपस में क्या मेल है? राइट। सोर्स की शुरुआत में ही तिद्दियों की विशालता और उस एब्सोल्यूट टेरर को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इमेज दी गई है। एक ऐसी इमेज जो दिमाग में छप जाती है। मैं वही सोच रही थी कि ये मंजर कहाँ से आता है और आखिर इस विजुअल का मकसद क्या है। तो सोर्स सबसे पहले सूरह अल-कमर की आयत नंबर 7 का हवाला देता है। अच्छा। इस आयत में कयामत के दिन का एक बहुत ही इंटेंस मंजर खींचा गया है। सोर्स के अकॉर्डिंग जब अंत के दिन लोग अपनी कब्रों से उठेंगे और हिसाब के मैदान की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एक अनंत भीड़ होगी। हाँ, उस अनंत भीड़ की तुलना बिखरी हुई टिड्डियों के झुंड से की गई है। बाप रे! हाँ। अगर किसी ने अपनी लाइफ में टिड्डियों का स्वॉर्म देखा हो तो वो जानते हैं कि ये कोई छोटा मोटा झुंड नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यानी करोड़ों की संख्या में होती है। राइट। और ये सिर्फ जमीन पर चलने वाली भीड़ नहीं है। हाँ। अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो ये किसी स्टेडियम से निकलते लोगों की भीड़ जैसा नहीं है। हाँ, स्टेडियम में तो लोग सिर्फ ग्राउंड पर होते हैं। एग्जैक्टली। ये एक 3D लिविंग बजिंग सैंडस्टॉर्म की तरह होता है। सही कहा आपने, एक सैंडस्टॉर्म। जब करोड़ों तिद्दियां एक साथ उड़ती हैं तो आसमान लिटरली काला पड़ जाता है। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। दिन में रात जैसा अंधेरा हो जाता है। तो उस टेरर, उस केओस और उस स्केल को समझाने के लिए तिद्दियों का ये मेटाफर यूज किया गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सोर्स एक हिस्टोरिकल नैरेटिव की तरफ शिफ्ट होता है, फिरौन की कहानी। एक बहुत ही मशहूर कहानी। हाँ, पर मेरा पॉइंट यह है कि फिरौन के तो बहुत दुश्मन थे। उसके पास तो पूरी आर्मी थी। हाँ, बहुत बड़ी आर्मी। तो एक डिवाइन पनिशमेंट यानी अजाब के रूप में अचानक इन बग्स को, तिद्दियों को ही क्यों चुना गया? इसको समझने के लिए सोर्स हमें सैयदुना मूसा और फिरौन के उस स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट में ले जाता है। राइट। सोर्स के थियोलॉजिकल मैलिकेट के अकॉर्डिंग फिरौन खुद को खुदा मानता था। उसने मूसा को हराने के लिए अपने सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया, क्योंकि उसको लगा कि वो मैजिक से उन्हें हरा देगा। सही बात है। लेकिन जब उन जादूगरों ने मूसा के चमत्कार देखे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मैजिक नहीं है, ये डिवाइन पावर है। एग्जैक्टली, ये डिवाइन पावर है। और उन्होंने तुरंत इस्लाम अपना लिया, जिस पे फिरौन बहुत गुस्सा हुआ होगा। फिरौन इस बात से इतना ट्रिगर हुआ कि उसने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। फिरौन का जुल्म बहुत बढ़ गया। फिर क्या हुआ? जब उसके लोगों ने सारी हदें पार कर दी और हर बार अपने वादे तोड़े, तो मूसा ने दुआ की। एक अजाब के लिए दुआ की है ना? हाँ, उन्होंने प्रार्थना की कि इन पर ऐसा अजाब आए जो इनके एरोगेंस को तोड़े और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन जाए। और यहाँ सोर्स डिटेल में बताता है कि पहला अजाब टिड्डी नहीं था, बल्कि पानी था। पानी का अजाब। अचानक इतनी भयानक बारिश और तूफान आया कि फिरौन के लोगों के घरों में गर्दन तक पानी भर गया। ये डिटेल सच में बड़ी टेरिफाइंग है। बहुत टेरिफाइंग है। लोग अपने ड्राइंग रूम में अपने घरों में खड़े रहने पर मजबूर हो गए। जो थक कर बैठने की कोशिश करता वो पानी में डूब जाता। लेकिन इस टेरर का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट ये था कि ठीक उन्हीं के पड़ोस में जो बनी इसराइल के लोगों के घर थे, वहां पानी की एक बूंद तक नहीं थी। एक बूंद भी नहीं, वो बिल्कुल ड्राई थे। एक तरफ लोग डूब रहे और पड़ोसी आराम से बैठे हैं। यही वो पॉइंट है जहां ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे वीक पॉइंट सामने आता है। कैसे? फिरौन के लोगों ने जब देखा कि उनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने मूसा से गुजारिश की। प्रॉमिस किया होगा उन्होंने। प्रॉमिस किया
कि अगर ये अजाब उन पर से हटा लिया जाए तो वो उनकी बात मान लेंगे। तो मूसा ने दुआ की और पानी चला गया। लेकिन ठीक पानी उतरने के बाद सिचुएशन एक एक्सट्रीम आयरनी में बदल जाती है। एब्सोल्युटली। पानी जब सूखा तो जमीन पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गई। फसल एकदम लहलहा उठी, पेड़ों पर ढेर सारे फल आ गए। तो फिरौन के लोगों ने अपने दिमाग में इसको रैशनलाइज कर लिया। हाँ, उनका ईगो वापस आ गया। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और कहा कि भाई ये तो कोई पनिशमेंट थी ही नहीं। वो इसको रिवॉर्ड समझने लगे। हाँ, उन्होंने कहा ये तो नेचर का एक रिवॉर्ड था जिसने हमारी जमीन को इतना उपजाऊ बना दिया। उन्होंने अपने एरोगेंस में अजाब को आशीर्वाद समझ लिया। और ठीक इसी एरोगेंस का नतीजा था दूसरा अजाब, यानी टिड्डियों का अजाब। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि ठीक 1 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर अचानक आसमान काला हो गया और टिड्डियों का स्वॉर्म आ गया। और ये कोई नॉर्मल एग्रीकल्चरल पेस्ट नहीं थे जो थोड़ी पत्तियां खाकर चले जाएं। नहीं, सोर्स हेविली एम्फसाइज करता है कि उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। सब कुछ? फसल, फल, पेड़ पौधे, घरों के दरवाजे, छत के तख्ते और यहाँ तक कि लकड़ी में लगी हुई कीलें। वेट एक सेकेंड, कीलें खा जाना यानी नेल्स तक खा गई? हाँ, सोर्स यही क्लेम करता है, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ये पॉइंट थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। कोई इंसेक्ट मेटल कैसे खा सकता है? मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल। क्या सोर्स इसको बायोलॉजिकली सच मान रहा है या ये सिर्फ एक मेटाफर है ये बताने के लिए कि डिस्ट्रक्शन इतना एब्सोल्यूट था कि लिटरली एक तिनका भी नहीं बचा? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, सोर्स ऐसे एक मिरेकल यानी एक सुपरनैचुरल डिवाइन पनिशमेंट के रूप में फ्रेम करता है। तो थियोलॉजी का एंगल आ जाता है। तो थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में इसकी इंटेंसिटी नॉर्मल बायोलॉजी के रूल्स पर काम नहीं कर रही थी। ये नेचर का नॉर्मल कोर्स नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह का अजाब था। इसलिए सोर्स का फोकस इस फैक्ट पर है कि जो चीजें नॉर्मली बग्स नहीं खा सकते वो भी तबाह हो गईं, ताकि फिरौन के लोगों का अहंकार पूरी तरह टूट सके। उनकी पूरी सिविलाइजेशन का फाउंडेशन ही खा लिया गया। और अगेन, पड़ोस में बनी इसराइल के घर बिल्कुल सेफ थे। पर सबसे शॉकिंग बात तो इनका रिएक्शन है। हाँ, जब मूसा की दुआ से टिड्डियां चली गईं, हाँ। तो उन्होंने देखा कि खेत के एक छोटे से कोने में थोड़ी बहुत फसल बच गई है। हाँ, उनका अजीब सा रिएक्शन था। और उनका दिमाग देखिए, वो बोलते हैं चलो इतनी बची हुई फसल हमारे जीने के लिए काफी है। हाँ। हमें मूसा से किया वादा पूरा करने की क्या जरूरत है? उनका ईगो इतना बड़ा था कि एक डिजास्टर के बाद भी उन्हें लग रहा था कि वो कंट्रोल में है। वही तो। और यही सोर्स का मैंने टेक अवे है इस फर्स्ट सेगमेंट का। टिड्डी को यहाँ एक डिस्ट्रक्टिव, टेरिफाइंग और डिवाइन रॉथ के इंस्ट्रूमेंट के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। एक ऐसी फोर्स जिसके आगे सबसे बड़ी मिलिट्री पावर भी हेल्पलेस थे। सही बात है। तो यहाँ हमारे पास एक ऐसी क्रीचर है जिसने एक पूरी सिविलाइजेशन को लिटरली निगल लिया। नॉर्मल लॉजिक ये कहता है कि ऐसी चीज को हमेशा के लिए कर्स्ड या अशुभ मान लिया जाना चाहिए। लॉजिकली तो यही लगता है। लेकिन यहाँ बात बाकायदा बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सोर्स मटेरियल अचानक एक 180 डिग्री टर्न लेता है। और इस क्रीचर का एक बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टिंग रूप हमारे सामने आता है। सच में एकदम ऑपोजिट। बिल्कुल। और यही कॉन्ट्रडिक्शन इस डीप डाइव का सबसे फैसिनेटिंग पॉइंट है। सोर्स एक प्रमुख हदीस का रेफरेंस देता है जिसके अनुसार इस्लाम में 2 मुर्दा जानवर और 2 खून यानी ब्लड्स खाना हलाल है। 2 खून और 2 मुर्दा जानवर? हाँ, 2 खून हैं लिवर और स्प्लीन यानी जिगर और तिल्ली। अच्छा, और 2 मुर्दा जानवर जो बिना ज़बा किए यानी बिना रिचुअल स्लॉटर के खाए जा सकते हैं, वो हैं मछली और टिड्डी। टिड्डी यानी जो टिड्डी फिरौन के लिए मौत बनकर आई थी, उसे फिजिकली कंज्यूम करना, खाना बिल्कुल हलाल और अलाउड माना गया है। अब कोई भी सोचेगा कि ये कैसे पॉसिबल है? जो चीज तबाही का प्रतीक है वो अलाउ कैसे हो सकती है? हाँ, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। लेकिन अगर हम इसको नेचर के बेसिक लॉज से कनेक्ट करें तो ये आग या पानी जैसा है ना? कैसे, थोड़ा और बताएं। देखिए, आग हमारे घर का खाना पकाती है जिस पे ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड करता है। पर वही आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो पूरा शहर जला सकती है। सही एग्जाम्पल है। नेचर इनहेरेंट रूप से ना अच्छी होती है ना बुरी, वो बस पावरफुल होती है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पे देखें तो नेचर का ये डुअल कैरेक्टर एग्जैक्टली वही है जो सोर्स यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। तो सोर्स इसको कैसे जस्टिफाई करता है? सोर्स इस कॉन्टेक्स्ट को और मजबूत करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद के दौर का एक किस्सा शेयर करता है। एक बार उनके सामने टिड्डी को खाया गया। अच्छा, उन्होंने देखा इसको? हाँ, उन्होंने खुद तो इसे कंज्यूम नहीं किया, लेकिन उन्होंने दूसरों को इसे खाने से रोका भी नहीं। यानी अलाउड रखा। बल्कि उन्होंने टिड्डी के लिए एक बेहद स्पेसिफिक टाइटल यूज किया। उन्होंने इसे अल्लाह की बड़ी फौज यानी द ग्रेट आर्मी ऑफ अल्लाह कहा।
ग्रेट आर्मी, ये टर्म अपने आप में कॉस्मिक वेट कैरी करता है। बिल्कुल। ये इसको सिर्फ एक पेस्ट की कैटेगरी से निकालकर एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म का हिस्सा बना देता है। एक टूल बना देता है डिवाइन सिस्टम का। हाँ, सोस ने पानी की एनालॉजी भी दी है इस ड्युअलिटी को समझाने के लिए। जब लाइटली बारिश होती है तो किसान खुश होते हैं, जमीन को लाइफ मिलती है, ये रहमत है, ब्लेसिंग है। पर हद से ज्यादा हो तो पर अगर वही बारिश दिनों तक बिना रुके होती रहे तो वो फ्लड बन जाती है, बाढ़ बन जाती है। बाढ़ किसी के लिए ब्लेसिंग नहीं होती। सही बात है। टिड्डी एग्जैक्टली वैसी ही है। अपनी लिमिट में वो नेचर का एक फूड चेन का हिस्सा है जिसे खाया जा सकता है, पर जब कमांड मिलती है तो वो अजाब बन जाती है। एग्जैक्टली। और इस डुअल नेचर को समझने के बाद ही हम सोर्स के सबसे क्रिटिकल हिस्से को ग्रैस्प कर सकते हैं, जो आखिरी काउंटडाउन की बात है। हाँ, अगर ये खुदा की फौज है तो आखिर इसका दुनिया के टाइम लिमिट यानी कयामत से डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? ये इंसेक्ट उस अल्टीमेट काउंटडाउन का इंडिकेटर कैसे बन गया? तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? फिरौन की स्टोरी समझ आ गई, हलाल वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पर एंड ऑफ द वर्ल्ड का ट्रिगर आखिर क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सोर्स का जो तीसरा सेक्शन है वो सीधा इस्लाम के दूसरे खलीफा सैयदना उमर के दौर में ले जाता है, और ये पूरे डीप डाइव का असल आहा मोमेंट है। सेटअप कुछ इस तरह का है। सैयदना उमर एक बहुत विशाल साम्राज्य के शासक थे, लेकिन उनके शासनकाल के एक साल अचानक कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ अचानक? पूरे इलाके से टिड्डियां बिल्कुल गायब हो गई। एक भी टिड्डी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मतलब जीरो लोकस्ट्स। हाँ, इस छोटी सी अपरेंटली इनसिग्निफिकेंट डिटेल ने सैयदना उमर को बेहद उदास और बेचैन कर दिया। अजीब बात है। उनकी एंग्जाइटी इस लेवल पर चली गई कि उन्होंने अपने सबसे खास घुड़सवार यानी हॉर्स राइडर्स को अलग अलग दिशाओं में स्पेसिफिकली टिड्डियों को ढूंढने के आदेश के साथ भेजा। उन्हें इतनी दूर कहाँ भेजा गया? एक राइडर गया यमन, एक गया इराक और तीसरा गया सीरिया। उनका एक ही मिशन था, पता लगाओ कि धरती के किसी भी कोने में टिड्डियां बची हैं या नहीं। अब यहाँ एक आम लिसनर एग्जैक्टली वही सोचेगा जो मैं सोच रही हूँ। क्या सोचेगा? भाई, किसान तो जश्न मनाते। किसी भी सोसाइटी में अगर एक मेजर पेस्ट कंप्लीटली खत्म हो जाए तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे कि फसल सेफ हो गई। हाँ, प्रैक्टिकली तो यही होना चाहिए था। तो इतना बड़ा खलीफा जिसके पास रन करने के लिए एक पूरा एम्पायर है, वो 3 अलग अलग देशों में राइडर्स भेज रहा है सिर्फ एक कीड़े को ढूंढने के लिए। ये तो अब्सर्ड लगता है। लगता तो है। लेकिन टेंशन तब रिलीज होती है जब यमन गया हुआ राइडर वापस लौटा। वो अपने साथ एक मुट्ठी भर, बस एक हैंडफुल टिड्डियां लाया। और उसे देखते ही रिएक्शन क्या था? इसे देखते ही सैयदना उमर ने ऐसे खुशी से तकबीर का नारा लगाया जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस एक्सट्रीम रिएक्शन के पीछे का थियोलॉजिकल रीजन क्या था? फसल तो रीजन नहीं था। रिलीफ का रीजन एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं था। सैयदना उमर ने वहां मौजूद लोगों को समझाया कि उन्होंने स्पेसिफिकली हदीस में सुना है कि अल्लाह ने इस ब्रह्मांड में टोटल 1000 प्रजातियां यानी क्रीचर्स बनाई हैं। टोटल 1000 प्रजातियां? हाँ, और उसमें बैलेंस कुछ इस तरह का है कि 600 प्रजातियां समुद्र या पानी के अंदर हैं और 400 जमीन पर हैं। एकदम स्ट्रिक्ट डिवीजन है। और इन पूरी 1000 प्रजातियों में से सबसे पहले जिस जीव का दुनिया से कंप्लीटली खात्मा होगा, यानी जो फर्स्ट टू गो एक्सटिंक्ट होगी, वो टिड्डी है। वाओ! इसका मतलब ये हुआ कि टिड्डियों का अस्तित्व में होना भले ही एक मुट्ठी भर ही क्यों ना हो, दरअसल एक मैसिव खुशी की निशानी थी। एक भी टिड्डी जिंदा है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि दुनिया चल रही है, कयामत में अभी वक्त है। The ultimate timer is still ticking. सैयदना उमर की पैनिक का रीजन फसल नहीं था। उन्हें जेन्युइनली लगा कि अगर टिड्डी एक्सटिंक्ट हो गई तो दुनिया का आखिरी वक्त शुरू हो गया है। और सोर्स इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेहद खूबसूरत और चिलिंग मेटाफोर पेश करता है। तस्बीह की दूरी। तस्बीह यानी रोजरी। तस्बीह, जिसे हम इंग्लिश में रोजरी या प्रेयर बीड्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मोती एक सिंगल धागे में पिरोए होते हैं। सोर्स कहता है कि इन 1000 प्रजातियों का अस्तित्व उस तस्बीह की माला जैसा है, और टिड्डी उसका सबसे आखिरी नॉट या सबसे पहला मोती है। ये एनालॉजी प्रॉपर्ली दिमाग में फिट हो जाती है। हम सब ने देखा है कि अगर किसी मोतियों की माला का धागा अचानक टूट जाए तो क्या होता है? मोती सारे बिखर जाते हैं। मोती एक साथ जमीन पर नहीं गिरते, वो 1, 2, 3 करके लगातार ऐसी तेजी से गिरने लगते हैं कि आप उन्हें अपने हाथों से रोक नहीं सकते। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक इनेक्सोरेबल मोमेंटम। एग्जैक्टली। प्रिसाइजली। टिड्डियों के एक्सटिंक्शन का मतलब है उस तस्बीह की डोरी का टूट जाना।
जैसे ही तिड्डियां प्रैक्टिकली धरती से गायब होंगी, वो डोरी टूटेगी और बाकी की 999 प्रजातियां, चाहे वो पानी की हों या जमीन की, एक के बाद एक तेजी से एक्सटिंक्ट होने लगेंगी। एक मैसिव इकोलॉजिकल कोलैप्स होगा। और बात सिर्फ जानवरों तक नहीं रुकेगी। इस बीड्स फॉलिंग इफेक्ट के साथ क़यामत की जो बाकी मेजर थियोलॉजिकल निशानियां हैं, वो भी उस माला के घिरते मोतियों की तरह तेजी से आने लगेंगी। अब सोर्स में इन निशानियों का जिक्र एक लाइनअप की तरह किया गया है। उसमें बताया गया है कि फिर दज्जाल आएगा, इमाम मेहदी आएंगे, सैयदुना ईसा आसमान से उतरेंगे, यजूज माजूज का निकलना होगा और दब्बतुल अर्थ का सामने आना होगा। हाँ, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दिया गया है। पर जेन्युइनली जो श्रोता इस बैकग्राउंड से नहीं आते, उनके लिए बस हैवी टर्मिनोलॉजी है। ये एक्चुअल इवेंट्स हैं क्या और ये उस चेन रिएक्शन में कैसे फिट होते हैं? सही पॉइंट उठाया आपने। चलिए इसको ब्रीफली ब्रेक डाउन करते हैं। दज्जाल इस्लामिक थियोलॉजी में फॉल्स मसीहा या द अल्टीमेट डिसीवर को कहते हैं, जो लोगों को गुमराह करेगा। ये एक ऐसी पावरफुल फिगर होगी जो मैसिव केओस और डिल्यूजन क्रिएट करेगी। फिर इमाम मेहदी एक गाइडेड लीडर होंगे जो इस केओस के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लीड करेंगे। और सैयदुना ईसा। उसके बाद सैयदुना ईसा यानी जीसस का फिजिकल रिटर्न होगा इस अर्थली बैटल में इंटरवीन करने के लिए। फिर याजूज और माजूज, जिसे इंग्लिश टेक्स्ट्स में गॉग एंड मॉगॉग कहा जाता है, वो कौन होंगे? ये अनकंट्रोलेबल और डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन ट्राइब्स होंगी जो हर तरफ तबाही मचाएंगी। और एंड में दब्बातुल अर्द यानी द बीस्ट ऑफ द अर्थ, एक ऐसी सुपरनैचुरल क्रीचर जो जमीन से निकलेगी और लोगों को कैटेगराइज करेगी कि कौन ट्रू बिलीवर है और कौन नहीं। So basically, once that locust thread snaps, humanity is plunged into a series of massive, unstoppable cosmic and worldly events. It's dominoes falling. It really is. एक छोटा सा हार्मलेस दिखने वाला कीड़ा इन सारे अपोकलिप्टिक इवेंट्स को रोक कर बैठा है। इस पूरे डीप डाइव ने टिड्डी के बेसिक आइडेंटिटी को ही रीडिफाइन कर दिया है। एकदम नया पर्सपेक्टिव दे दिया है। एक आम इंसान के लिए जो चीज खेती का दुश्मन है, पेस्ट है, थियोलॉजिकल टाइमलाइन पर वो इंसानियत के पास बचे हुए समय का फिजिकल प्रूफ है, एक कंटिन्यूअसली चलने वाला सैंड ग्लास। बिल्कुल। और सोर्स इस डीप डाइव को एक डीपली पर्सनल स्पेस में लाकर कंक्लूड करता है। उन्होंने स्पेसिफिकली लोगों को याद दिलाया है कि इन सब डिटेल्स का, इन हिस्टोरिकल इवेंट्स या साइंस ऑफ डूम्सडे को जानने का आखिरी मकसद सिर्फ फैक्चुअली स्मार्ट बनना नहीं है। हाँ, क्योंकि सोर्स स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करता है कि उस आखिरी दिन, हिसाब के दिन, किसी से ये ट्रिविया नहीं पूछा जाएगा कि बताओ क़यामत की कितनी निशानियां याद हैं या पहली निशानी क्या थी, ये कोई नहीं पूछेगा। अकाउंटेबिलिटी वहां नॉलेज की नहीं, आपके एक्शंस की होगी। सही बात है। ये पूछा जाएगा कि उस एक्स्ट्रा टाइम में, उस बचे हुए टाइमर में इंसान ने अपने कर्म कैसे किए, अपने अमाल, अपनी डीड्स का हिसाब देना होगा। और इसी में असल टेस्ट है। इसलिए ये सारी एस्केटोलॉजिकल चर्चा दरअसल एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर है। ये हमें अलर्ट करती है कि हम अपने एक्शंस पर ध्यान दें, क्योंकि नो वन नोज वो तस्बीह की डोरी कब टूट जाए। ये फिलॉसफी वाकई काफी स्ट्राइकिंग है। एक तरफ मैसिव कॉस्मिक टाइमलाइन चल रही है और दूसरी तरफ आपके इंडिविजुअल एक्शंस का वेट। एक छोटे से इंसेक्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाकर सोर्स ने स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और फ्यूचर को कनेक्ट कर दिया। और इसी कनेक्शन से एक आखिरी थॉट निकल कर आता है, जिसे सोर्स टच तो नहीं करता, पर आज के मॉडर्न टाइम में ये डायरेक्ट हमारे मुंह पर आकर हिट करता है। आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हैं? हाँ, देखिए, सोर्स कहता है कि टिड्डियों का अस्तित्व इस बात का सबूत है कि दुनिया का अंत भी दूर है, हम सेफ हैं। लेकिन जरा मॉडर्न रियलिटी को देखिए। आज जिस तरह से हाइपर अग्रेसिव पेस्टिसाइड्स का एक्सट्रीम लेवल पर यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ गया है, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते हर साल हजारों स्पीशीज एक्चुअली तेजी से एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ओह, आप इस डीप डाइव को रियल वर्ल्ड इकोलॉजिकल क्राइसिस से रिलेट कर रही हैं। एग्जैक्टली। हम तरक्की कर रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, पर क्या इस आधुनिकता के नशे में अपनी यील्ड बढ़ाने के चक्कर में हम इंसान अनजाने में ही सही उस तस्बीह की डोरी पर खुद कैंची चला रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। जिस इकोलॉजिकल टाइमर को बचाने की दुआ सैयदुना उमर कर रहे थे, जिसके बचने पर उन्होंने तकबीर का नारा लगाया था, क्या ह्यूमैनिटी खुद उसे तेजी से जीरो की तरफ पुश नहीं कर रही? एक अनसेटलिंग सवाल है ये। ये अपोकलिप्स खुद आएगा या हम उसे खुद इनवाइट कर लेंगे? ये एक ऐसी सोच है जो आसपास की पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।